तो लास्ट टाइम हमने ये किया था, इनफैक्ट बैच 13 में हम गए तो हमने एक पहली ऐप बना ली थी, माई ऐप। मैंने करंट फोल्डर ओपन किया और उस करंट फोल्डर को मैंने वीएस कोड में ओपन किया। और जब हम पहली दफा हम प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग कर चुके थे और आपको बता दिया था कि कैसे आपने प्रोजेक्ट को चलाना है। नॉर्मली याद रखिएगा कि ये जो कमांड आप देते हैं ना, npm रन और dev, ये लास्ट टाइम मैंने बताई थी। तो ये कमांड कहाँ पे लिखी हुई है? अगर आप पैकेज जेसन में जाएं तो ये स्क्रिप्ट्स के अंदर जितनी भी कमांड है, dev है, build है, lint है और preview है, ये आप npm और run इसके बाद जो भी कमांड लिखते हैं वो बेसिकली यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर से उठाता है। तो जब मैंने npm run dev, अगर आपको कहीं कमांड भूल भी जाए तो npm run लाजमी लिखना है। और अगर यहाँ स्टार्ट का कीवर्ड होता तो फिर आपको रन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, npm स्टार्ट डायरेक्ट हो जाता है, वो नॉर्मली प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है। एंड अदर देन स्टार्ट कोई भी स्क्रिप्ट आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पैकेज जेसन की फाइल के अंदर इनमें से कोई भी स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। अब बिल्ड का क्या मतलब है, लिंट का क्या मतलब है और प्रीव्यू का क्या मतलब है, वी आर नथिंग टू डू विद इट राइट नाउ। अभी तक के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चलाना है? वीट। यानी ये हम npm रन डेव करेंगे तो वो कौन सी कमांड को एग्जीक्यूट करेगा? वीट। और वीट को पता है कि उसने प्रोजेक्ट को चलाना है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट की फोल्डिंग ही किसके साथ की है? वीट के साथ की है। तो npm run dev will trigger this command and obviously it will follow the command that is written on the right side. तो आप अपने रिएक्ट का बेसिक जो वीट के साथ प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग की थी उसको रन करने का ये तरीका है। ये हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था, लेकिन आई फाउंड के एक या दो स्टूडेंट्स को इश्यूज थे जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा था, मे बी, तो आई आंसर्ड देम। अच्छा, ये जो आपकी फर्स्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो बन गया। अब हमने लास्ट टाइम ये जो फोल्डर या स्कैफोल्ड हुए थे, इनमें से हमने किसी को भी डिस्कस नहीं किया। तो आज हम थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करते हैं। सारे फोल्डर्स को एक्सप्लोर वन बाय वन करेंगे जो ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि वो फिर बोरिंग हो जाएगा कि हम टोटल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल। आपका जो ज्यादातर ताल्लुक रहेगा, एक तो पैकेज जेसन के साथ रहेगा, मैंने आपको कहा है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जेसन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी आपको बता दिया था। और रिएक्ट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें पड़ी होती है आपकी। तो हमारा दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर होगा सोर्स। तो आप एसआरसी फोल्डर में जाएंगे, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं और हमारे काम की फिलहाल के लिए सिर्फ दो फाइल्स हैं। फिलहाल के लिए मतलब इन द लॉन्ग रन आगे चल के हम मजीद मल्टीपल फाइल्स भी और फोल्डर्स भी खुद क्रिएट करेंगे। तो एक हमारा फोल्डर है, एक फाइल है हमारी मेन डॉट जेएसएक्स और दूसरी फाइल है हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो है ऐप डॉट जेएसएक्स। ठीक, इन दोनों फाइलों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले I'll start with an app.jsx. That's easy to understand, and then I'll obviously discuss the rest of the things. तो दो फाइल्स इंपॉर्टेंट है, main.jsx और app.jsx। आज से पहले आपने फाइल की एक्सटेंशन js देखी थी। JSX is the first time that you are hearing about कि JSX का क्या मतलब है। JS का मतलब पता है कि इस फाइल में जावास्क्रिप्ट होगा। जैसे .html फाइल है तो पता होता है कि इस फाइल में क्या होगी, .html का कोड होगा। JSX इज द फर्स्ट थिंग। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और वापस यहाँ आ जाए इस फाइल के अंदर। जब मैंने ये जो चलाया ना प्रोजेक्ट, तो ये जो आपको सामने आउटपुट दिखा, ये सारा का सारा जो डिजाइन है ये कहां से आ रहा है? बेसिकली app.jsx से आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल ए किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। और जब मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, एंड इफ आई कम बैक आई मे फेस एन एरर। यहां तो ब्लैंक पेज है, तो जावास्क्रिप्ट के एरर अगर देखने हो तो मे बी वी कैन सी देम ऑन द कंसोल। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आपने इस एरर को थोड़ी देर के इग्नोर करना है और मैंने जाके हमारी पहली फाइल जो है, यूं समझे कि जिससे हमने काम शुरू करना है रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, वो कौन सी है? app.jsx। ये हमेशा याद रखना है। अच्छा, आप में से तमाम लोग इस सिंटैक्स को जानते हैं कि मैं फंक्शन लिखूं, फॉर एग्जांपल टेस्ट लिखूं और ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा और ये रिटर्न करेगा a प्लस b मिसाल के तौर पे। अब b क्या है? कुछ भी है, या आप कोई नंबर रिटर्न कर दें 56। ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का प्लेन फंक्शन है। इस फंक्शन के लिखने में आपको कोई अनयूजुअल चीज नजर आ रही है?
अगर आपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के साथ काम किया है या फंक्शंस और वेरिएबल्स के नेम्स लिखे हैं इससे पहले, तो इसको देखकर बताएं कि ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, इस फंक्शन की डेफिनेशन में इधर देखें बेटा, ये स्ट्रेट देखेंगे आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इस फंक्शन के डिफाइन करने में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी क्या है? यस, फंक्शन के नेम्स और वेरिएबल के नेम्स नॉर्मली कैमल केस में होते हैं। ये आपको पता है। कैमल केस का मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज लोअर केस एंड फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सब्सीक्वेंट वर्ड इज कैपिटल। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपका फंक्शन नेम एक ही वर्ड पे मुश्तमिल है विच इज टेस्ट, इट शुड स्टार्ट विद द लोअर केस। ये हमने फंक्शन की कन्वेंशन पढ़ी थी। मैंडेटरी नहीं है, लोअर केस भी चलेंगे तो चलेगा, लेकिन जो कन्वेंशन है उनको आज के बाद फॉलो करना है हमें, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के क्या दिया, टेस्ट, और यही अनयूजुअल चीज है। बाकी सारा फंक्शन आप जानते हैं कि फंक्शन का कीवर्ड लिखा जाता है, फंक्शन का नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस फॉलोड बाय कर्ली ब्रैकेट्स है, और उसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड, और फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो पहली अनयूजुअल चीज आपको नजर आ गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बल्कि अभी याद ना रखिएगा, अभी इसी को देख लें। तो मैं इस टेस्ट के बजाय या नाम तो कुछ भी दे सकता हूं, दैट्स माय ओन चॉइस। तो मैं इसे दे देता हूं जी, ऐप दे देता हूं नाम। ठीक, अब जब मैं सिर्फ ऐप दूंगा तो यहां पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो आई वुड ट्राई टू गेट rid of this error, but this is still not actually ये मुझे स्टिल एरर दे रहा है। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का सबको अंदाजा है, लेकिन एक बात का अंदाजा कम लोगों को होगा कि आज से पहले या अब से पहले फंक्शन कितनी चीजों को रिटर्न कर सकता है। नंबर को, फंक्शन कैन रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न ऑब्जेक्ट, फंक्शन कैन रिटर्न अरे, एंड फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। इसके अलावा कोई चीज पड़ी है तो मुझे बता दें। अगर हमने नहीं भी पढ़ी तो आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, खासतौर पे जावास्क्रिप्ट का, तो उसमें कोई फंक्शन कितनी चीजें रिटर्न कर सकता है? फंक्शन डेटा ही रिटर्न करता है ना। तो डेटा कितने एग्जाम का होता है? या नंबर होता है, या स्ट्रिंग होता है, या स्ट्रिंग और नंबर को कंबाइन करें तो फिर वो स्ट्रिंग ही बन जाता है ना, कनकैटिनेट होके। तो या न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है, या स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, या ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, या अरे रिटर्न करता है, या फंक्शन एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा ना। आज हम जो चीज पढ़ेंगे वो इन सारी चीजों से हटके पढ़ेंगे, और वो है, कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि फंक्शन कैन रिटर्न HTML। मिसाल के तौर पे मैं इधर लिखता हूं H1 और इसको भी लिखता हूं H1। ठीक, तो फंक्शन कैन रिटर्न एन HTML। समझ आई बात? अब ये HTML जो है, ये सिंपल, मैंने इस केस में हेलो वर्ल्ड लिखा है, लेकिन ये पूरा का पूरा वेब पेज भी हो सकता है, यहाँ पे आप रिटर्न में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज से पहले किसी बंदे ने जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML डायरेक्टली लिखी है। यानी हम लिख सकते हैं डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, बैकटिक्स में, ट्रेडिशनल तरीके के साथ, जो पुराना रिवायती तरीका था। लेकिन ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बजाय डेटा रिटर्न करने के, आज से पहले जावास्क्रिप्ट का फंक्शन वाज सपोज्ड टू रिटर्न द डेटा, और डेटा कितनी शक्लों में होता था? न्यूमेरिक शक्ल में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, अरे की फॉर्म में, या एक और फंक्शन की फॉर्म में। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग फंक्शन इज रिटर्निंग HTML। समझ आइए बात? तो आप ये सोच रहे होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल, सॉरी, अब्दुल्ला को अलाउ किए ना? अच्छा, अब्दुल्ला गिलानी, ठीक है, थैंक यू। मुझे बस बता दीजिएगा और जिसको अलाउ करना। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिटर्निंग दी HTML। ठीक होगी बात? अच्छा, अब ये जब भी हम किसी भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर HTML को रिटर्न करेंगे, दैट वुड नॉट बी अ सिंपल फंक्शन, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ फंक्शनल कंपोनेंट, या सिंपली उसे कंपोनेंट बोलते हैं। वो क्या होगा? कंपोनेंट होगा। आई रिपीट, बिल्कुल सादा सी निशानी है, देसी सी निशानी है, कि जब भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रिटर्न रिजल्ट में
HTML को रिटर्न करे, दैट वुड नॉट बी अ नॉर्मल फंक्शन, दैट वुड बी अ कंपोनेंट, और उसका पूरा नाम होगा फंक्शनल कंपोनेंट। क्या होगा? क्योंकि ये फंक्शन तो है ही है, लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन तो नहीं है, इसके कन्वेंशनली हम नेम, अच्छा अब ये देख लें कि मैं इसको कैपिटल से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। याद रखिएगा कि अब जब शक्ल से देखेंगे ना आप, कोई फंक्शन कैपिटल से स्टार्ट हो रहा हो रिएक्ट के अंदर, तो आप उसे नॉर्मल फंक्शन ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसे कहेंगे यार ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर्स भी कैपिटल में होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आपको पढ़ाए नहीं है, तो इसलिए आप फिलहाल सिर्फ इतनी कन्वेंशन याद रख लें कि एनी फंक्शन दैट इज स्टार्टिंग विद द कैपिटल नेम इन द रिएक्ट इकोसिस्टम, दैट इज द कंपोनेंट, इज नॉट अ सिंपल फंक्शन। और कंपोनेंट क्या रिटर्न करता है? HTML रिटर्न करता है। दैट्स बेयर मिनिमल थिंग। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब जरा मैं दो चीजें बताता हूं आपको। ये एक फाइल है डॉट ऐप डॉट JSX, मैं एक फाइल और बना लेता हूं और इसको नाम दे देता हूं जी टेस्ट डॉट JSX। JSX पे वापस आऊंगा थोड़ी देर में, और मैं इसमें भी एक फंक्शन बना लेता हूं जी, फंक्शन टेस्ट। उस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या फर्क है? ये जावास्क्रिप्ट का प्लेन फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। क्यों? एक तो ये रिटर्न क्या कर रहा है? HTML नहीं रिटर्न कर रहा है, सिंपल क्या रिटर्न कर रहा है? एक स्ट्रिंग। दूसरा, इसका नाम कैपिटल से स्टार्ट, निशानी पता लग गई है। अच्छा, अब लास्ट टाइम मैंने आपको ES6 के कुछ फीचर्स पढ़ाए थे, और ES6 के फीचर में मैं आखिरी फीचर पढ़ाने लगा था तो मुझे एरर आया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, कि हम एक फाइल को, अब नॉर्मली याद रखिएगा कि रिएक्ट में, जब हम एक रिएक्ट में नहीं, सिंपली जावास्क्रिप्ट में एक बड़ी एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लाइंस पर मुश्तमिल हो सकता है कोड, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि उस पूरे के पूरे हंड्रेड्स ऑफ लाइंस के कोड को हम एक ही फाइल में रखें ऊपर से लेके नीचे तक। मसला क्या होता था? वो एक फाइल इतनी मेसी हो जाती थी, इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी कि कोड को मेंटेन करना, डिबग करना, और जब कोई एरर आ जाए तो उसको फाइंड करना, दैट वाज अ हेक्टिक टास्क, डिफिकल्ट था। तो इसलिए ES6 ने पहली दफा एक मॉड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि आप जावास्क्रिप्ट की लॉन्ग फाइल को, या कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ कोड्स हैं या नंबर ऑफ लाइंस हैं कोड की, तो आप उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हो। किस में डिवाइड कर सकते हो? मॉड्यूल्स का मतलब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट फाइल्स में डिवाइड करके उन फाइलों को आपस में क्या कर दो? लिंक कर दो। समझ आ गई ये बात? तो इसलिए आप अज्यूम करें कि इफ आई राइट टू फंक्शंस इन अ सेम फाइल, दैट इज परफेक्टली ओके, ठीक, कोई मसला नहीं है। बट अज्यूम दैट इस तरह के आपके पास कोई 1000 फंक्शंस लिखे हुए हैं, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, वुड इट बी इजी और वुड इट बी इनफ कि आप पूरे के पूरे 1000 फंक्शंस को एक ही फाइल में लिख दो, और फिर जब कभी कोई एरर शेरर आए तो आप स्क्रॉल अप डाउन करके ही ढूंढते रहो किधर है वो फंक्शन? दैट गेट्स मेसी, दैट गेट्स कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट ने ये कहा कि दो कि दिस इज द गुड अप्रोच, या दिस इज ओके, बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। हम क्या करेंगे? हम लार्ज फाइल को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर उनको इकट्ठा यूज कैसे करेंगे? लेट्स सी कि मैं यहां पे ये करता हूं कि वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज फंक्शनैलिटी रिटन इन वन फाइल इनटू अनदर फाइल, यानी जब भी एक फाइल के अंदर लिखी गई फंक्शनैलिटी को किसी दूसरी फाइल में यूज करना चाहेंगे, तो आपके पास ES6 का एक फीचर है, कोई फंक्शन हो, कोई वेरिएबल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई अरे हो, कुछ भी हो, उसके स्टार्ट में आप क्या लगा दें? एक्सपोर्ट। क्या लगा दें? एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि दिस इज द नॉर्मल फंक्शन विच इज हैविंग इट्स नेम एज टेस्ट, दिस कैन बी यूज्ड आउटसाइड दिस फाइल। कि टेस्ट की फाइल के अंदर जो टेस्ट नाम का फंक्शन लिखा हुआ है, या ABC के नाम का फंक्शन लिखा हुआ है, मैं ताकि दोनों को डिफरेंट कर सकूं, ये मैं इसे यहां से एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। क्यों एक्सपोर्ट करना चाहता हूं? सो दैट अदर फाइल्स कैन आल्सो यूज इट। मकसद क्या है आपको पता लग गया? सो दैट वी डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग इन अ वन सिंगल होल फाइल, दैट्स द मॉड्यूल, ठीक। अब इस ABC के फंक्शन को इस फाइल में यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। टेक्निकली नाम से जाहिर है कि किसी चीज को बाहर से लाना हो तो क्या होता है? इंपोर्ट। और किसी चीज को बाहर भेजना हो तो क्या होता है? तो एक फाइल ने एक्सपोर्ट किया फंक्शन को, दूसरी फाइल ने क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। तो मैं इंपोर्ट करता हूं, उधर से जो चीज एक्सपोर्ट की थी वही चीज इंपोर्ट होगी ना।
तो इधर से एक्सपोर्ट क्या किया था, फंक्शन का नाम, ठीक, यानी पूरा फंक्शन ना, तो फंक्शन किससे आइडेंटिफाई होता है, नेम से, क्योंकि फंक्शन नेम इज इट्स आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहां से ये एक्सपोर्ट हुआ और यहां जाके मैंने इसे क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। एंड नाउ आई कैन यूज दिस एबीसी फंक्शन टू कॉल इट वेयर एवर आई वांट। मिसाल के तौर पे यहां मैं कर दूं जी एबीसी, तो दिस इज बीइंग कॉल्ड लाइक दैट। मेकिंग सेंस, यहां तक कोई मसला तो नहीं है किसी को। तो ये ES6 का एक और फीचर है, क्या, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अच्छा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अभी तो ये मैंने फंक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया ना। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल है लेट a इक्वल्स टू 90, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक्सपोर्ट लेट a इक्वल्स टू 90, और मैं सिंपल इस वेरिएबल को यहां क्या क्या कर सकता हूं, इंपोर्ट a फ्रॉम फाइल का नेम। समझ आ गई बात। इसी तरह ये वेरिएबल अगर कोई स्ट्रिंग का होगा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी नेम इक्वल्स टू, तो अब आप इसको अपने मुताबिक, तो दिस कैन आल्सो बी, नेम भी एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से, नेम भी इंपोर्ट कर लें। फिर मैंने कहा जी कि आप अरे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं कहूं जी कि यहाँ stds इक्वल्स टू टू टाइम इक्वल, तो यहां मैंने कहा जी कि दिस इज गोइंग टू बी, एक std ये है, दूसरा std ये है, सिर्फ स्टूडेंट के नेम्स, तीसरा है std है, एटसेट्रा। एंड नाउ आई कैन इंपोर्ट दिस एज वेल। ठीक, फिर आप इसी तरह ऑब्जेक्ट भी इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कि मैं कहूं जी कि कुछ भी कह लें, ओबीजे कह लें ऑब्जेक्ट को, नेम कैन बी एनीथिंग। तो आप यहां से वो जो ऑब्जेक्ट का नॉर्मल सिंटैक्स है, सॉरी इट्स नॉट एन अरे, इट शुड बी एन ऑब्जेक्ट, उसी तरह नेम एज वगैरह वगैरह वगैरह, एंड दिस इज आल्सो एक्सपोर्टेड, एंड यू कैन आल्सो इंपोर्ट दिस एज वेल। समझ आ गई बात जी सबको। तो ये समझ आ गया कि बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सिक्स का फीचर है। इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इन वन सिंगल होल फाइल टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू रीड, डिफिकल्ट टू मेंटेन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू make other people understand, just split the file, write the functions in separate files, and then actually combine them through import and export. That would be much flexible, ठीक है, in all aspects। अच्छा, आप ये देखें, ये ओबीजे भी टेस्ट से इंपोर्ट हो रहा है, एसटीडी भी टेस्ट से इंपोर्ट हो रहा है, नेम भी टेस्ट से इंपोर्ट हो रहा है, ए भी टेस्ट से इंपोर्ट हो रहा है। तो क्या मैं इन सारों को डिलीट करके ये नहीं कर सकता कि एबीसी को भी इंपोर्ट कर लो, ए को भी इंपोर्ट कर लो, नेम को भी इंपोर्ट कर लो, एसटीडी को भी इंपोर्ट कर लो, और ओबीजे को भी इंपोर्ट कर लो। दिस वन इज इजियर और दिस वन स्मार्ट। बात समझ आ गई है सबको, क्लियर है, किसी को यहां तक मसला हो तो बता दे। अच्छा, जब भी आप किसी चीज को इस तरह डायरेक्ट सिर्फ एक्सपोर्ट के कीवर्ड से एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड एज नेम्ड एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं उसको, नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक। लेकिन जब आप किसी चीज को यहां पे, मैं एक और फाइल बना देता हूं टेस्ट के नाम से, बल्कि इसे कह देता हूं जी कि अबाउट डॉट JSX, और मैं इसे अगेन बोलता हूं फंक्शन और अबाउट, और मैं इसे कह देता हूं जी कि इट इज रिटर्निंग मी सम स्ट्रिंग एज वेल। अब मैं इसको भी एक्सपोर्ट करूंगा, लेकिन इसके साथ एक और कीवर्ड का इजाफा करूंगा, दैट इज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। यानी ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसके साथ एडिशनल क्या आ गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। नॉर्मली जब आप अपने पूरी फाइल में मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप सिर्फ नेम्ड एक्सपोर्ट करें, प्रेफरेंस ये, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जस्ट स्टैंडर्ड्स बता रहा हूं। जब पूरी फाइल में एक ही चीज एक्सपोर्ट हो रही हो,
ये देखें पूरी फाइल में मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट हो रही है ना, तो आपने हर एक को क्या कर दिया, नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया। जब पूरी फाइल में एक ही चीज रिटर्न हो रही हो तो उसको नॉर्मली आप क्या करें, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। समझ आ गई बात? अब जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा उसको इंपोर्ट करने का अलग तरीका है। तो उसको इंपोर्ट करने का ये तरीका है कि मैंने कहा जी इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम दिस। तो आप फर्क देखें कि दिस इज डिफॉल्ट इंपोर्ट। शक्ल से देख के कैसे फर्क पता लगता है कि डिफॉल्ट इंपोर्ट्स करली ब्रैकेट्स में रैप्ड नहीं होती, नेम्ड इंपोर्ट्स करली ब्रेसेस में रैप्ड होती। समझ आ गई बात? मैंने ये बोला कि अगर मैं एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट भी लगा दूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आगे वो नॉर्मल फंक्शन, तो सिर्फ इसके इंपोर्ट करते हुए में फर्क आएगा कि डिफॉल्ट इंपोर्ट यानी जिस एक्सपोर्ट को आपने डिफॉल्ट बनाया हुआ है, इंपोर्ट करते वक्त उसके अराउंड करली ब्रैकेट्स नहीं लगेंगी, नेम्ड इंपोर्ट्स के साथ ये करली ब्रैकेट्स लग रही हैं। क्लियर होगी ये बात? ये था जी। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन राइट नाउ, क्यों किया ये सवाल नहीं है हमारा, बस हम करेंगे, बदमाशी है। I'll give you the answer in detail, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ क्या समझा रहा हूं, दो सेंटेक्सेस, वाई का आंसर नहीं दे रहा, ठीक, हाउ का आंसर दे रहा हूं। कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, दो तरीके हैं, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। दोनों में जब इंपोर्ट करेंगे तो जो नेम्ड इंपोर्ट होगा वो करली ब्रैकेट्स के अंदर रिसीव होंगे वेरिएबल्स, और जो डिफॉल्ट इंपोर्ट होगा वो बगैर करली ब्रैकेट्स के। सॉरी जी, बिल्कुल है, नेम सब कुछ सेम है, कोई चीज डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अभी करने लगे थोड़ी देर में, अभी तक सब कुछ सेम है। मैं ये सिर्फ मैं दो तरीके बता रहा हूं, मैं अगेन बार बार कह रहा हूं कि वाई ना पूछें फिलहाल, हाउ अगर समझ आ गई है ना तो वाई खुद ब खुद समझ आने वाली है थोड़ी देर बाद। ठीक है जी। ये 6 का एक और फीचर था, हमने मैप पढ़ लिया, फिल्टर पढ़ लिया, फाइंड पढ़ लिया, फैट एरो फंक्शंस पढ़ लिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ लिए। तो जो जो आगे चलते जाएंगे ये अब काम आने वाला था, इसलिए मैंने पढ़ा था। अब मैं इन दोनों फाइलों को डिलीट कर देता हूं जो एक्स्ट्रा बनाई थी। ये टेस्ट मैंने बनाई थी जस्ट दिखाने के लिए, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। और मैंने अबाउट बनाई थी दिखाने के लिए, इसको भी मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जाहिर है वो दोनों फाइलें डिलीट हो गई, तो उसके जो इंपोर्ट्स हैं जब मैं चलाऊंगा तो मे बी वो क्या एरर देंगे ना, क्योंकि यार ये जहां से इंपोर्ट कर रहे हो फाइलें गायब कर दी आपने। तो मैं इनको भी फिलहाल क्या कर दूं, खत्म कर दूं। आई एम बैक टू माई ऐप कंपोनेंट, जाहिर है ये फंक्शन कॉल भी खत्म हो जाएगी। ओके, जूम कर ले, अब ठीक है। अब मैंने सिर्फ बनाई है फंक्शन ऐप। आप मुझसे पूछेंगे सर आपने ऐप का नाम क्यों दिया, तो कन्वेंशन है। अगेन जब मैं कहूं ना कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन का मतलब कि लोग ज्यादातर इसी तरह करते हैं कम्युनिटी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यही तरीका है, आप और कुछ नहीं कर सकते। कन्वेंशन ये है कि जो नेम फाइल का हो ना वही नेम कंपोनेंट का दें। समझ आ गई बात? कन्वेंशन है, तो मैंने इसलिए ऐप दिया। अच्छा, अब मैं यहां से करूंगा क्या कि मैं इसको कर दूंगा EXPORT एक्सपोर्ट। अभी समझ आ गया क्या होता है? और अब याद रख लें, जब मैंने इसे एक्सपोर्ट किया तो मैंने कहा था मैं दो फाइलों को डिस्कस करूंगा, एक app.jsx को और एक, तो ये क्या हो रहा है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम app.jsx। तो ये कौन सा इंपोर्ट है, ये नेम्ड इंपोर्ट है। वेरी गुड। क्यों सर, ये नेम्ड इंपोर्ट है ना? ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं, सारे परेशान सर ये डिफॉल्ट है, इसके साथ कर्ली ब्रेसेस नहीं है। है। ये डिफॉल्ट इंपोर्ट है। इसे जब इंपोर्ट किया जा रहा है तो डिफॉल्ट वाले रवैये के साथ, तो क्या मैंने यहां डिफॉल्ट लगाया, तो ये क्या देगा, एरर देगा। समझ आई बात? क्योंकि मैंने इस फंक्शन ऐप को app.jsx में से एक्सपोर्ट तो किया। ये एक्सपोर्ट क्यों किया, बिकॉज रिएक्ट स्कैफोल्डिंग में ये पहले से डिफाइन है कि main.jsx में ऐप नाम का ही फंक्शन इंपोर्ट हो रहा है, और वो इंपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, डिफॉल्ट वाले तरीके से। तो मैं क्या करूंगा यहां पे,
ये कैसे पता लगा? ये देखें, मैंने यहां से ये तो रिएक्ट स्कैफोल्डिंग ने खुद बनाया ना, तो आपको ये तो पता लग गया ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक नेम्ड एक्सपोर्ट और एक, तो मैंने कहा था जो नेम्ड इंपोर्ट है वो करली ब्रैकेट्स में होता है, तो ये करली ब्रैकेट में नहीं है, तो कंफर्म है कि ये नेम्ड इंपोर्ट तो नहीं हो सकता। क्या होगा? तो यहां अगर मैं आऊं तो यहां तो मैंने डिफॉल्ट किया ही नहीं है, तो क्या देगा? तो यहां पे आप क्या दे दें? अब पता लग गया कि ये पता कैसे लगेगा ये नेम्ड एक्सपोर्ट है या, अब ये एरर नहीं देगा। और अब अगर मैं यहां पे आऊं, इफ आई सी द आउटपुट right after refreshing, I get the hello with no error in the console. समझ आ गई बात? अब जरा गौर से सुनिएगा, आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की समझ आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जहां से हम एप्लीकेशन का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं वो कौन सी है? ऐप। लेकिन ऐप बजाते खुद कहां यूज हो रही होती है? मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर। अगर आप पूरी बात समझिएगा, आज का जो क्रक्स है, जब मैंने ऐप को यूज किया तो जरा इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, मैंने कहा था जो कंपोनेंट है ना वो नॉर्मल फंक्शन नहीं होता, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं होता, इसलिए वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है? एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है। तो जब मैं इसको पीछे कर देता हूं इसको, तो ये जब ऐप इधर रिसीव हो रहा है तो नॉर्मल फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं आप? फंक्शन का नाम लिखा और ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, दिस इज द वे ऑफ कॉलिंग अ नॉर्मल फंक्शन, ऐसा ही है। तो जब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा बल्कि फंक्शनल कंपोनेंट होगा या सिर्फ कंपोनेंट होगा, तो उसको कॉल करने का ये तरीका है। समझ आ गई बात? जिस तरह आप HTML का टैग लिखते हैं ना, फंक्शन का नाम उसी तरह आप एंगल ब्रैकेट्स में लिख दें, वो कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका है। हाँ, नजर नहीं आ रहा? आई थिंक ये रिफ्लेक्शन हो रही है शायद लाइट की, इज इट? मे बी थोड़ा सा ये कर्टन इधर रिमूव करेंगे, मे बी वो एलसीडी पे पड़ रही है ना उसकी रिफ्लेक्शन, इसलिए विजिबिलिटी इशू कर रही है। कुछ फर्क पड़ा अभी? ये शायद आप टिल्ट व्यू में है, उधर पीछे चले जाएं तो आपका व्यू थोड़ा सा डिस्टेंस से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक तो करीब बैठी है तो इसलिए शायद ये इशू है। नहीं वो ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये इनका जो एंगल है ना वो तिरछा आ रहा है, तो ये वो एलसीडी है ना, एलईडी होती तो वो स्क्यू भी क्लियर होता। अब थोड़ा सा गुजारा है, चलेंगे, थैंक यू। तो मैंने ये कहा कि नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसे कॉल करने के लिए आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिख देते हैं, दैट्स एनफ फंक्शन कॉल। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका यह है कि आप उन्हें टैग के स्टाइल में कॉल करते हैं। आप ओपनिंग टैग, उस कंपोनेंट का नेम, फिर क्लोजिंग टैग, दैट्स इट, फिनिश्ड। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है ये दो फाइलें तो आपको क्लियर होंगी जी। app.jsx, इसके अंदर हमने अपना खुद से फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, इसे एक्सपोर्ट किया और main.jsx में इसे इंपोर्ट किया ये वाला, और इंपोर्ट करने के बाद उसे क्या कर दिया? कॉल कर दिया। अब अगली बात सुने, ये main.jsx कहां यूज हो रहा है? ठीक है, अल्टीमेटली हम ब्राउजर में तो क्या चीज देखते हैं? HTML की फाइल देखते हैं ना, तो अभी तक तो HTML कुछ नहीं है, ठीक? तो ये देखें अगर कि रिएक्ट डॉम में एक बिल्ट इन फंक्शन है क्रिएट रूट के नाम से, ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको पहचानते हैं? जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के डोम एलिमेंट को एक्सेस करने का। तो ये क्या करेगा? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई HTML का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कोई डिव है और उस डिव की आईडी क्या है? रूट है, तो ये उसको पकड़ रहा है और उसको पकड़ के क्या कह रहा है? डॉट रेंडर के इस रूट को पकड़ो और उस रूट के अंदर रेंडर कर दो किस चीज को? एवरीथिंग दैट इज इनसाइड इन हियर। इन दोनों टैग्स को फिलहाल भूल जाएं, बेशक रिमूव भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई वोंट बी रिमूविंग बिकॉज अभी इनको एक्सप्लेन नहीं करने का वक्त। तो इसने क्या कहा, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस दिस। तो मैंने कहा जी रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट, ये तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है रिएक्ट का, ऑब्जेक्ट आपको पता है क्योंकि किसी के साथ भी डॉट लगता है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स हो सकते हैं ना, तो रिएक्ट डॉम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्रिएट रूट का एक मेथड, उसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है। और पैरामीटर क्या पास हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि HTML के पेज पे जाओ, वहां एक एलिमेंट पड़ा होगा जिसकी आईडी रूट होगी, डिव होगा ना एलिमेंट, प्रोबेबली रूट होगी, और
ये जो मेरी ऐप का फंक्शनल कंपोनेंट था, इसको उसके अंदर जाके क्या कर दो, रेंडर कर दो. एंड वेयर इज दैट HTML डॉक्यूमेंट? लेट्स कम बैक. Can you see this? If I close the source, I do have this index.html. And if I open this up, I do have this div inside the body with an ID root. तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स को उठा के इस रूट के अंदर रेंडर कर देता है. That's it. And that's what we see on the browser. It's an HTML page. और ये जो पीछे इतना सारा ड्रामा रचाया हुआ ना, ये जो रिएक्ट वीट्स का फोल्डिंग थी ना, ये उसने सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले से की हुई. और यही काम अगर हमें खुद करना पड़ता मैनुअली, तो इट वुड टेक अस इवन लॉन्गर देन लर्निंग द एंटायर रिएक्ट इटसेल्फ. नहीं, हम जितना काम भी करेंगे यहां से आगे शुरू करेंगे, ऐप से आगे. ये ऐप से पीछे वाला काम, रेंडर कहां जाके करना है, उसको कहां लेके जाना है, वो ये खुद करेगा. हाँ, जो हमारा फ्रंट है ना, वो ऐप से आगे शुरू करेंगे. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐप कहां जा रही है. main.jsx में, main.jsx कहां जा रही है, index.html में, और index.html में रूट नाम का एलिमेंट और सारा कुछ उठा के उधर रेंडर कर रहा है. क्लियर? ये बात थोड़ी देर बाद मजीद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जब मैं एक दो कंपोनेंट्स के साथ काम करूंगा. अब मैं आपको, अगर मैं ये हेलो दिखाऊं, तो ये हेलो यहां से उठ के कहां जा रहा है, बेसिकली main.jsx में, ऐप में, और ऐप कहां जा रही है, बेसिकली index.html. अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं, एंड प्रोबेबली आई विल नेवर ओपन देम अगेन अनलेस कि कोई बहुत स्फीयर काम ना करना पड़े, बहुत बड़ा काम ना करना पड़े, हैवी कस्टमाइजेशन. आई विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग माय कोडिंग फ्रॉम द app.jsx. अब जरा इसे JSX क्यों बोलते हैं, उस पे आते हैं थोड़ा सा. मे बी आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा, मैं इसलिए इसकी डेप्थ समझा रहा हूं कि आपको हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. अब इसे JSX क्यों बोलते हैं, JS क्यों नहीं बोलते, उसकी जरा रीजन सुनिएगा. क्या आपने HTML में कभी कोई कस्टम टैग लिखा है? कस्टम टैग का मतलब यह है कि मैं कहूं जी, एक टैग है जिसका नाम है जी यासिर. पॉसिबल? HTML में सारे टैग बिल्ट इन है ना. डिव का टैग है, एंकर का टैग है, हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, सेक्शन का टैग है, असाइड का टैग है, हेडर का टैग है, फुटर का टैग है, मेन का टैग है, नेव का टैग है, आर्टिकल का टैग है, पिक्चर का टैग है, इमेज का टैग है, ये टैग है, वो टैग है. तो सारे टैग्स बिल्ट इन है, हमें पता है HTML में. कस्टम टैग आज तक हमने पढ़ा ही नहीं कि होता भी है या नहीं होता. ठीक है. HTML की तरह की एक और लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं XML, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक. तो XML जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें आप कस्टम टैग लिख सकते हैं. कस्टम टैग का मतलब आपकी अपनी मर्जी, जिस मर्जी नाम का टैग खुद बना ले, जिस मर्जी नाम का टैग खुद बना ले. जरूरत क्यों है, आपने खुद एक टैग बना लिया है वैसे. ये क्या है, ये बिल्ट इन टैग है, ये यूजर डिफाइंड टैग है ना, मैंने बनाया ना, अभी आपके सामने बनाया. जरूर समझ आ गई. फंक्शनल कंपोनेंट्स जब हम बना रहे होते हैं तो इन अदर वर्ड्स हम कस्टम टैग बना रहे होते हैं. इंटरेस्टिंग. ठीक है, नहीं इंटरेस्टिंग? चलिए अभी थोड़ी देर, अभी आपको थोड़ी बहुत खुद पता लग जाएगा कि जरूरत क्या है. लेकिन आपने सिर्फ ये जानना है कि मैं XML समझा रहा हूं कि XML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप कोई टैग बिल्ट इन नहीं होता, आप खुद अपने टैग बना सकते हैं. समझ आई बात? तो मैं जवाब किस चीज का दे रहा हूं कि व्हाई डू वी कॉल इट JSX, एंड JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML. जावास्क्रिप्ट XML का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि सिंस वी राइट mixture of JavaScript and XML in this file, that's why it is called as JSX. ठीक होगी बात? अब ये जो कस्टम टैग्स हैं, यानी आप देखें, अब मैंने कहा था ना कि कोई भी फंक्शन जो HTML रिटर्न करेगा वो फंक्शनल कंपोनेंट का लाएगा. अब आप इस HTML को रिप्लेस करके XML कर दें. उसकी रीजन है कि आपको ये शक्ल से HTML दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, XML है. क्यों XML है? पहले जरा XML के प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, मतलब XML के अपने क्या स्टैंडर्ड्स हैं. तो जब भी आप XML लिखते हैं तो पहला पॉइंट तो आपको नजर आ गया, समझ आ गया कि वी कैन राइट, वेरी गुड, कस्टम टैग्स या
यूजर डिफाइंड टैग्स। पहला पॉइंट समझ आ गया? समझ आई बात? आप HTML में अनपेड टैग हो सकते हैं, आपने अक्सर देखा इनपुट टाइप टेक्स्ट दैट्स फिनिश, क्लोजिंग टैग ही नहीं, अनपेड टैग हो सकता है ना, कोई एरर नहीं होता। इवन आप H1 पेयर टैग का क्लोजिंग टैग भूल जाएं फिर भी मसला नहीं होता, ऐसे ही है। इधर देखा है? मैंने जो ही क्लोजिंग टैग रिमूव किया उसने कहा ना 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 ना, ये हरकत नहीं कर सकते आप यहां पे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सएमएल में इन एक्सएमएल वी कैन नॉट यूज अनक्लोज्ड टैग्स। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये आप समझ के पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा चलेंगे आगे, आपको बिल्कुल हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कहीं कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो दूसरी बात, एक्सएमएल में कोई भी टैग आप लिखते हैं तो उसे अनक्लोज्ड नहीं छोड़ सकते। समझ आई बात? इवन आपने देखा होगा कि आप, अच्छा चलें उसके बाद देखते हैं, हम इसको ना जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। मैं कहता हूं जी कि मैं रिटर्न में एक H1 रिटर्न करना चाहता हूं और दूसरा P रिटर्न करना चाहता हूं, फिर भी एरर। तो HTML में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, XML में रिस्ट्रिक्शन है। ये जो एरर है ये है कि देखें JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। इसका मतलब है कि JSX के अंदर यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप XML लिख रहे हैं वो सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न कर सकता है। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट लिखने हैं तो उनको फिर एक पेरेंट में रैप कर दें। जैसे मुझे H1 और P दोनों लिखने हैं ना, तो दोनों कैसे लिख सकता हूं मैं? इन दोनों को एक पेरेंट में रैप कर दूं। आई रोट अ डिव और उसके अंदर मैंने लिखा हेलो बी और पी भी। ये देखें अब आ गया। तो यहां इससे दो बातें साबित हो गई हैं। अच्छा, अगर मैं पी को अनपेयर्ड कर दूं, किसी एक टैग को भी यहां अनपेयर्ड कर दूं, कैन यू सी दिस? एक्सपेक्टेड कॉरिस्पॉन्डिंग JSX क्लोजिंग टैग फॉर पी। इसका मतलब आप इसको अनक्लोज टैग नहीं दे सकते, बिकॉज ये क्या लिख रहे हैं हम? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी इमेज, तो देखें मैंने इमेज का अगर मैं ये ना दूं ना, HTML में ये ना दूं कोई मसला नहीं है, इमेज अप्लाई हो जाता है। XML में वो क्या कह रहा है? फिर देखें एरर क्या आ रहा है? JSX image has no corresponding closing tag। तो अगर किसी का पेयर टैग नहीं है तो उसे सेल्फ क्लोजिंग बना दे। HTML में हम ये लिखते हैं ना, तो अब देखें मैं अगर इसकी ऑटो कंप्लीशन से करूं तो खुद ब खुद क्लोजिंग लगा रहा है, लेकिन HTML नहीं लगाता। लेकिन HTML के केस में ये फिर वो एरर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दिखने में HTML लग रही है लेकिन असल में ये रूल्स किसके फॉलो कर रही है? XML के फॉलो कर रही है। और XML के क्या रूल्स हैं? नंबर 1, कोई भी अच्छा मैंने ये नहीं कहा अनपेयर टैग नहीं होगा, मैंने क्या कहा? अनक्लोज्ड टैग नहीं होगा। आई डिडंट यूज अनपेयर्ड, आई डिड यूज द वर्ड अनक्लोज, यानी अगर सिंगल टैग भी है तो उसको सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए। और पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि वी कैन राइट कस्टम टैग्स, यूजर डिफाइंड टैग्स, वो तो हमने पढ़ी थी। तो XML के ये दो रूल्स याद रहेंगे ना आपको, कि जब भी, और तीसरा कि इफ यू वांट टू राइट मल्टीपल एलिमेंट्स यू हैव टू इनक्लोज देम इन अ पेरेंट एलिमेंट। समझ आ गई बात? अब अगला रूल, मुझे ये बताएं कि ये इमेज तो टैग का नाम है, बिल्ट इन टैग है ना, उसका नाम IMG है। ये क्या है आगे? सोर्स और ऑल्ट, और ये टाइप प्रॉपर्टीज। ये क्या है? आपको पता है हर टैग की कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर किसी टैग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप खुद से उसे आईडी और क्लास तो दे ही सकते हैं ना। तो आईडी और क्लास ग्लोबल प्रॉपर्टी है जो किसी भी टैग को दे सकते हैं आप। तो इसका मतलब यह है कि टैग यानी एंगल ब्रैकेट्स में टैग नेम के अलावा जो चीज आ सकती है वो क्या आ सकती है? प्रॉपर्टी आ सकती है। अब आप इस प्रॉपर्टी को, जब आप इसमें ये बिल्ट इन टैग है, तो क्या आप इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खुद से कोई दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर अली इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो बच्चा कह रहा है हाँ दे सकते हैं। अली एक प्रॉपर्टी है।
क्या ऐसा पॉसिबल है? आप क्या कह रही हैं? हाँ, डेटा एट्रीब्यूट्स देते हैं, लेकिन उसमें भी आपको पता है पहला डेटा जो है, डेटा और डैश फिक्स है। तो आप फुली अपनी मर्जी की तो नहीं दे सकते ना, बाउंड है हम। तो यहां अपनी मर्जी की कस्टम प्रॉपर्टी, क्या अली नाम की प्रॉपर्टी इमेज के ऊपर एग्जिस्ट करती है? तो आपने क्यों कहा हाँ? देखिए, थोड़ा सा जहन खोल के बैठे, आपको बहुत मजा आएगा लिटरली। तो इसका मतलब ये हुआ कि HTML में जब टैग्स बिल्ट इन है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है? तो अब यहां देखें कि इन XML जब टैग कस्टमाइज हो सकते हैं तो टैग्स की प्रॉपर्टीज कस्टमाइज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है XML के टैग की जितनी प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए मैं खुद से डिफाइन कर सकता हूं, कस्टम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं कहूं इन XML वी कैन हैव कस्टम। अब मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं इन कस्टम प्रॉपर्टीज को सिर्फ प्रॉप्स कह दूं। तो यहां से पहला एक नया कॉन्सेप्ट रिएक्ट का आता है कि व्हाट आर प्रॉप्स। तो प्रॉप्स कुछ नहीं है, जो हम कस्टम प्रॉपर्टीज बनाएंगे XML के टैग्स की, उनको हम क्या बोलेंगे? क्यों बनाएंगे ये सवाल अभी नहीं पूछना, बिल्टन होंगे ही नहीं ना, बिल्टन होंगे ही नहीं। बट टैग्स ही हम सारे खुद बनाएंगे तो फिर प्रॉपर्टीज कहां से बिल्टन आएगी? टैग्स भी हमारे, प्रॉपर्टीज भी हमारी। मेकिंग सेंस? प्रॉप्स क्यों लिखेंगे ये सवाल अभी नहीं करना, अभी ये करना है लिखेंगे, इजाजत है हमें, अलाउड है कि ये काम करें हम। ये 3 रूल्स पता लग गए आपको? मतलब अभी अभी जो 5 मिनट में समझ आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फ्लो डिस्टर्ब ना हो जाए, मैं बाद वाले सवाल का जवाब पहले दे दूं और पहले वाले सवाल का जवाब बाद में दे दूं, तो दैट गेट्स डिस्टर्ब। आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल टेक योर क्वेश्चंस एंड आई विल ऑब्वियसली सेटिस्फाई ईच एंड एवरीबॉडी। समझ आ गई बात? तो 3 रिजल्ट्स हमने निकाले हैं जी। वी कैन राइट कस्टमर यूजर डिफाइंड टैग्स, XML में हम अनक्लोज टैग नहीं लिख सकते, और XML में वी कैन हैव कस्टम प्रॉप्स एज वेल। और XML में अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स लिखने हैं फंक्शन के अंदर तो आप उनको रैप करेंगे किसी एक पेरेंट के अंदर और फिर वो रिटर्न होगा। यहां तक किसी को सवाल है तो बता दें, और अगर कोई सवाल नहीं है तो लेट्स गेट इनटू इट। लेट्स राइट आवर कस्टम टैग, लेट्स यूज इट, and then let's talk about props, and then let's answer the question why do we need to talk about XML and custom props and custom tags। यहां तक सबको क्लियर है? चले जी। अब मैं यहां पे आता हूं और मैं इस चीज को एज इट इज लिखा रहने देता हूं। अच्छा ये देखें, इस पे कुछ स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं, ये सेंटर में आ रहा है और इसके फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज है। तो ये कहां से आ रहे हैं? ये परेशान नहीं होना, ये इसके अंदर बिल्ट इन CSS की फाइल्स लगी हुई हैं। यानी अगर आप app.jsx में जाएं और बल्कि main.jsx में जाएं तो ऊपर आप देखें तो ये नजर आ रहा है आपको index.css, इसको डिलीट कर दें बस, सिंपल इज दैट। आपके सारे स्टाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। वो CSS कैसे अप्लाई करनी है वो बाद में आएंगे, ठीक? तो ये मेरा एक कंपोनेंट है। अच्छा, अब why do we at least need to talk about the React? अच्छा चले, बल्कि उसका सवाल, उसका जवाब बाद में देते हैं, अभी जो फ्लो बना हुआ है उसी को। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पे आऊं और मैं यहां पे आके एक वेबसाइट बताऊं आपको। ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट को जब हम बना रहे होते हैं ना, तो तब भी हम इसका कोई स्ट्रक्चर इस तरह पहले सोचते हैं या प्लानिंग करते हैं कि यार ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, नेवबार कहते हैं। लेट मी चेंज द कलर सो इट बिकम्स विजिबल। फिर ये है, ये क्या है जी, एक कैटेगरीज का एरिया है। ये है हमारा स्लाइडर का एरिया है। ये हमारा है एडवर्टाइजमेंट बैनर है। और ये हमारा एक कैटेगरी का कार्ड है। और ये एक काइंड ऑफ चिप है, ठीक? तो जब हम बनाते हैं तो पहले हम एक अलग से HTML में हेडर बनाते हैं, हेडर के अंदर नेव बार बनाते हैं, नेव के अंदर सर्च बार बनाते हैं, फिर ये
जो भी इश्यूज है सारे बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, और सारों को जोड़ के HTML का पेज बन जाता है। ठीक, यही काम हम करते हैं। तो हम यहाँ भी यही काम करते हैं कि मैं ये सपोज करता हूँ कि यहाँ पे इस एक कंपोनेंट के अंदर मैं मेन डेव बनाई, जिसको मैंने क्या बोला, मिसाल के तौर पे मैंने ये बोला जी कि ये है हेडर मेरी वेबसाइट का। हेडर के अंदर नैवबार होगी, मैं इसे फिलहाल सिर्फ H1 लिख के हेडर बोल देता हूँ। आई होप सारों ने फ्रंट एंड किया हुआ है, तो इसलिए मुझे मसला नहीं होगा कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। ठीक है, और एक वेबसाइट में आपको पता है हेडर होता है, फुटर होता है, और एक बीच में हम क्या लिखते हैं, मेन लिखते हैं। ठीक है, मेन सेक्शन लिखते हैं। समझ आ गई बात? दैट्स वेरी सिंपल, कोई यहाँ तक मसला कंफ्यूजन परेशानी नहीं है। और अब आपको पता है कि जब हम हेडर में कोड लिखेंगे तो ये इतना ग्रो कर जाएगा कि पूरा पेज सिर्फ हेडर के कोड से भर जाएगा, पता है ना। फिर जब मेन एरिया लिखेंगे तो डिपेंड करता है वेब पेज कितना बड़ा है, तो मेन एरिया भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और फिर जब हम फुटर लिखेंगे तो फुटर भी बहुत ज्यादा बड़ा जाएगा। तो इन रिएक्ट normally we split the UI elements into the different components. I repeat, normally we split the UI into the different components. और अभी मैंने डायग्रामेटिकली बताया, सर्च बार अलग कंपोनेंट है, नेव बार अलग कंपोनेंट है, कैटेगरी का जो कार्ड था, ये कैटेगरी सेक्शन था, वो अलग कंपोनेंट है, स्लाइडर का अलग कंपोनेंट है, बता दिया ना अभी। तो दैट्स, अब अगर मैं इस हेडर को यहां से कट कर दूं और यहां नीचे आके इसी तरह बनाऊं फंक्शन हेडर, इतनी बात लिखी तो आपके जहन में क्या ख्याल आया, क्या कर रहा हूं मैं? फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूं, किस नाम का, और इसके अंदर क्या होगा, वो हेडर का सारा सेक्शन या डिजाइन। अब ऊपर से आप देख के आपको पता लग गया फंक्शनल कंपोनेंट, तो व्हाट शुड इट रिटर्न? कोई एतराज नहीं ना? चले, तो ये मेरा एक कंपोनेंट हो गया। अब जिनका सवाल था ना क्यों, उनको जवाब मिलेगा भी। इसी तरह ये फुटर, अच्छा इसको फुटर होना चाहिए ना, फुटर का टैग है। इसी तरह आपकी वेबसाइट में एक फुटर का एरिया होता है, आप इसको कट कर लें और इसको क्या कर लें, फंक्शन बना लें, और फंक्शन को क्या नाम दें, फुटर। और ये क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, ऊपर शक्ल से देख के पता लग गया आपको, व्हाट शुड इट रिटर्न, फुटर, अंदर सारा फुटर लिख दें। और ये क्या है, मेन, तो यहां पे दोबारा क्या बना दें, फंक्शन मेन, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, अब तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ना शक्ल से देख के। ठीक, समझ आ गई ये बात? मेरे पास 4 फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, एक है ऐप, एक है हेडर, एक है फुटर, और एक है मेन। अब ये जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है ना, एक्चुअली ये ही बन जाता है कस्टम टैग, इसको कॉल करने का ये तरीका है। समझ आ गई बात? और अगर मैं नीचे जाऊं, मेन, और इसके नीचे जाऊं फुटर, आउटपुट से देख लेंगे सर ये क्या मजाक है। लेकिन ये मजाक नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। अभी जस्ट ये समझ आ गया कि हम कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं। अच्छा, यही फिलॉसफी थी कि इस तरह एक दराज लेवल की वेबसाइट पे देखें तो ये कंपोनेंट्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि सारे कंपोनेंट्स को एक पेज पे रख सकते हैं। आपने देख लिए मेरे चारों कंपोनेंट्स एक ही पेज में है, कोई मसला है मुझे? नहीं ना। हर कंपोनेंट में जब लॉजिक लिखूंगा तो ये पूरी फाइल इतनी ग्रो कर जाएगी कि मतलब जब पूरा डिजाइन बनाऊंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं बेहतर, हम ये सारे कंपोनेंट्स ये अलग से जाते हैं, सोर्स के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं और इसे कहते हैं जी कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं जी हेडर डॉट JSX, और ये पूरा का पूरा हेडर का कंपोनेंट उठा के यहां से कट कर दें
इधर लिख दें। मेक सेंस? इसी तरह कंपोनेंट के अंदर जाके एक और फाइल बना दें, footer.jsx, और ऐप में से जाके फुटर को उठाएं, यहां डाल दें, और इसी तरह यहां एक और बनाएं, main.jsx, और यहां से मेन की लॉजिक उठाएं और ये मेन में लिख दें। ठीक, अब एक एरर आएगा और वो एरर बताएंगे आप क्या आएगा, क्या है। वेरी गुड, क्योंकि देखें मैं उन तीनों को यूज कर रहा हूं, हेडर, मेन एंड फुटर, इसको पता नहीं है ये कहां पे है, तो इसको इंपोर्ट करूंगा, लेकिन इंपोर्ट तब होंगे जब उनको जाके क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि जब पूरी फाइल में से एक ही चीज को एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो नॉर्मली फंक्शनल कंपोनेंट में पूरी फाइल में एक ही एक्सपोर्ट होता है, वो फंक्शन खुद, और नॉर्मली वो क्या होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब इस सवाल का जवाब भी सुन लें कि जब भी आप फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, डिफॉल्ट। जब किसी वेरिएबल को, अरे को, नॉर्मल फंक्शन को, ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो नेम्ड होगा, वही डिफॉल्ट होगा। और इसके अलावा कुछ चीज भी एक्सपोर्ट होगी तो वो क्या होगी, वो जो सवाल पेंडिंग था क्लास के शुरू में वो हल हो गया, वो मोहम्मद भी हल हो गया ना। तो डिफॉल्ट इसलिए कहते हैं कि उस पूरी फाइल से, यानी इसमें मल्टीपल एक्सपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक फाइल में एक ही हो सकता है, नेम्ड एक्सपोर्ट एक फाइल में मल्टीपल हो सकता है। समझ आ गई ये फर्क? अब ये उदाहरण था आपका जो कहा था थोड़ी देर बाद पूछिएगा। अच्छा, अब ये हो गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसके बाद इसको भी क्या कर दें, सॉरी, ये इसको भी क्या कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसको भी क्या कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और अब इन तीनों को क्या कर लें, यहां पे इंपोर्ट क्या हो गया भाई, एक तो सजेशन के इतने आदी हो गए ना कि अब मोहताज ही हो गए, कहीं हाथ से लिखना ही पड़ जाए तो मौत पड़ती। हाथ से लिख लें, फ्रॉम किस फोल्डर में है, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर किस नाम से, एक हो गया, दो, तीन, इसको कर दें फुटर, इसको कर दें मेन, इसको कर दें फुटर, इसको कर दें मेन। वी नो मोस्ट सी दैट एरर। तो ये तीनों कस्टम टैग्स। अब पता लग गया आपके वो दूसरे सवाल का जवाब भी कि कस्टम टैग्स क्यों लिखते हैं, क्यों जरूरत पेश आती है। आधा जवाब मिला है आपको। अभी क्यों का पूरा जवाब तब मिलेगा जब हम इसमें प्रॉप्स पास करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज अपनी कस्टम पास करेंगे, फिर सारे कंपोनेंट्स का आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फुली। बट फॉर नाउ you have successfully actually started working with your React application. इसी तरह React का जो प्राइमरी पर्पसेस में से कुछ पर्पसेस हैं कि whenever you design any UI, it's better to split entire UI into the components. और जितना छोटा कंपोनेंट बना सकते हैं आप उतना बनाएं। उस सूरत में उस ऐप पर आपका उतना ही कंट्रोल ज्यादा होगा। बड़े बड़े कंपोनेंट्स बनाएंगे, आप एक इमारत बनाते हैं तो अब अगर गांव देहातों में जाए ना तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल होते हैं, वो आप में से कितने लोग देहाती हैं मुझे नहीं पता, मैं देहातों से हूं तो मुझे पता है कि वो इतने इतने बड़े पत्थर जो है वो लगते हैं। और यहाँ एक ईंट जो मतलब एक ही वक्त में बंदा 4-5 ईंटें उठा सकता है, और वहां एक पत्थर जो है वो मे भी 2 बंदे लग के उठाते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं।
तो मतलब ये कि जितना बड़ा कंपोनेंट होगा उतना आपका कंट्रोल उस पे कम होगा, जितना छोटा कंपोनेंट होगा उतना उस पे आपका कंट्रोल ज्यादा होगा। ये बात भी आने वाले दिनों में आपको समझ आएगी। बट फॉर नाउ कि वी स्प्लिट द यूआई कंपोनेंट्स। अच्छा, अभी आप किसी का सवाल, कोई मेरी तरह अगर शरारती ज़हन का है, मेरी तरह तो नहीं, मैं तो नहीं, शरीफ आदमी हूँ, कोई शरारती ज़हन का है तो उसके ज़हन में फिर ये सवाल आएगा, जी क्यों कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने की जरूरत क्यों है, ऐसे क्या तकलीफ हो रही है आपको? ठीक है, उसके बहुत सारे आंसर्स हैं। एक रीयूजेबिलिटी है, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, लेकिन एक रीयूजेबिलिटी है। तो अभी उन आंसर्स को भी मेरे ख्याल में हम सप्रेस ही रहने दें। तो यहां तक जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, जस्ट मैं समराइज कर देता हूं। एक हमने ये पढ़ा है जी कि नॉर्मल फंक्शन में और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या फर्क है, इनका सिंटेक्स क्या है। फंक्शनल कंपोनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है नॉर्मली, और फंक्शनल कंपोनेंट नॉर्मल डेटा रिटर्न नहीं करता बल्कि JSX रिटर्न करता है। अब आप ये भी नहीं कहेंगे HTML रिटर्न करता है, क्योंकि वो खालिस HTML भी नहीं है। क्योंकि खालिस HTML होता तो अनक्लोज टैग को सपोर्ट करता, बाकी लवाजमात को भी सपोर्ट करता। लेकिन ये खालिस HTML क्यों नहीं है? देखें ये HTML के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्या है? तो कस्टम टैग किससे बिलोंग कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर HTML नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड JSX जावास्क्रिप्ट XML। तो ये भी आपको समझ आ गया। फिर कंपोनेंट्स का एसेंस क्या है, क्या इसकी थ्योरी और फिलॉसफी है, क्यों कंपोनेंट्स बनाते हैं, फिर कंपोनेंट्स को स्प्लिट कैसे करते हैं, फिर हम मल्टीपल फाइल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कैसे करते हैं, फिर और ये सारी चीजें। हमारा रिएक्ट का बेसिक्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वी आर इन अ गुड पोजीशन। आज जुमेरात है, प्रोबेबली मंडे से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे को आने से पहले सिर्फ ये जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने यूज किए ना, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया और फंक्शनल कंपोनेंट्स बताए, तो आपने एक छोटा सा टास्क बनाना है मंडे का। मुझे शुक्र है याद आ गई है कि आज जुमेरात थी, या है इनफैक्ट। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट है जो मैं अक्सर अपने वेरी फर्स्ट बैच को बताई थी, या एक और है, मैं सॉरी, एक ब्रांड है, पता नहीं उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी पर चले खैर है। दाढ़ी मूछ, इसकी वेबसाइट को मैंने रिसेंटली विजिट किया। सो आई थॉट लाइक के जी इट हैज बीन बिल्ट इन द रिएक्ट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, आपने करना ये है कि चलें इसका कोई एक पेज दे देते हैं, मैं लेट्स सी आपको कोई प्रोडक्ट्स वाला पेज दे देते हैं, हेयर केयर। तो लेट्स सपोज फेस, बियर्ड, बॉडी ट्रिमर्स, आई थिंक हेयर केयर दोनों को जरूरत पड़ती है। तो मंडे को आपने रिएक्ट में, आपको सिर्फ 2 दिन हुए रिएक्ट में, लेकिन आप इस पोजीशन में हैं क्योंकि HTML CSS आपको पहले से आती है। तो आपने ये वेबसाइट या ये पेज, मैं इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर देता हूं, ये आपने रिएक्ट में बनानी है। सॉरी, समझ नहीं आई? अच्छा, वो CSS नहीं बताई मैंने। हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग, CSS बतानी चाहिए थी, फिर ये टास्क देना चाहिए। चले, हाँ वो ऑल, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप एक काम करें, दैट्स गुड सजेशन। इनफैक्ट यहाँ पे मेन डॉट, सॉरी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया ना, मेन डॉट JSX में ये लिखा हुआ था, ये ऑलरेडी लिखा होता है इंपोर्ट इन इंडेक्स, इंडेक्स ये है मेरी मेन। सो index.css, ठीक है। एंड इफ यू गो बैक, यस, तो आप ये जो index.css ऑलरेडी मौजूद है ना, इसको आप यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, इसके अपने स्टाइल सारे रिमूव कर दें, ये रूट छोड़ के बाकी सारे रिमूव कर दें, और यहाँ अपनी CSS लिख दें, ठीक। एंड दिस CSS वुड बी अप्लाइड टू ऑल द कंपोनेंट्स दैट आर इन हियर। अभी वो जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर है देखें, यहाँ से उठा रहा है, किधर गई मेन डॉट CSS, किधर गई, वो यहाँ से उठा रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला कलर, इसको आप कर दें, लेट्स सपोज रेड कर दें, तो ये यहाँ से उठाना शुरू कर देगा। तो आप सारे स्टाइल इसमें लिख दें, ठीक। और कोई बूटस्ट्रैप शूटस्ट्रैप कुछ नहीं, कस्टम जिनका HTML CSS अच्छा है, सिर्फ आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स बनाने हैं। और किस किस के कंपोनेंट कौन कौन से बनाने हैं वो भी मैं बता देता हूं।
नाम तक बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कैसे करूं ताकि ये 2 इमेजेस में ना हो। ये भी एक अलग से कंपोनेंट बनाना है आपने। इमेज आप कैसे लगाएंगे ये भी एक सवाल है। तो इमेज भी अभी टाइम ओवर हो गया वरना मैं इमेज बता देता, पर चलें अभी फिलहाल टास्क को रहने दें, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस योर टुडेज स्किल। चाहे वो किसी बेयर मिनिमल ऐप बना के 4-5 कंपोनेंट्स बना के उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके रेंडर करके रिएक्ट का बिहेवियर चेक करें, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख को कोशिश करें कि आप अप टू डेट हो मंडे तक। मंडे को हम थोड़ी सी फ्लाइट लेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको बेसिक्स सारी जो है वो क्लियर होंगी। किसी का सवाल है तो वो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गुड फॉर टुडे। सर जो हमारे पास ऑलरेडी HTML